उधर से मेरे आंसू गिरते जा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ऑन एयर क्या बोलूँगी। लेकिन द मोमेंट आप वो माइक का फेडर देते हो ना, तो आपकी पर्सनैलिटी एकदम ट्विस्ट हो जाती है। मैं बसी थी जिसके सपनों में। नमस्कार, मैं सारिका झा विकल्प मीमांसा के खास कार्यक्रम ज़िंदगी की ओर में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ है ज़िंदगी की ओर में ज़िंदगी की बातें करने के लिए आरजे और वॉइस आर्टिस्ट अर्पणा गांधी। अर्पणा, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सारिका। जी, जैसा कि हमने बताया कि ज़िंदगी की ओर में ज़िंदगी की बातें होंगी, तो सबसे पहले हम आपके बारे में ज़्यादा कुछ जानना चाहेंगे। जी सारिका, अपनी बात मैं करूँ तो मेरा नाम अर्पणा है, जैसा आपने इंट्रोडक्शन में कहा, और मैं आरजे हूँ। आरजे की अगर मैं बात करूँ तो मैं आकाशवाणी गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आरजे हूँ। इसके अलावा इंकनू है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, वहाँ की फ्रिक्वेंसी है 105.6, वहाँ भी मैं आर्जिंग करती हूँ, मॉर्निंग शो करती हूँ। और आपके जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उन्हें कहना चाहूँगी कि अक्सर वो एयरटेल अगर यूज़ करते हैं तो वह सुनते हैं कि इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें, तो वो मेरी आवाज़ है। तो वो हिंदी का जो वॉइस ओवर है वो करती हूँ, एंकरिंग मैं करती हूँ, और लिखने का बहुत शौक है मुझे। कुछ ना कुछ कविताएं मैं लिखती रहती हूँ, शेर व शायरी। आपकी फेसबुक पेज पर आपने कुछ ज़िंदगी के बारे में कुछ लिखा देखा, तो क्या उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी, ज़िंदगी के बारे में मैं अगर अपने जो मैंने लिखा है, जो मेरी फीलिंग्स है, उसके बारे में मैं कहना चाहूँगी इतना कि ये जो ज़िंदगी है ना, कल रहे ना रहे, हम कल रहे ना रहे। आवाज़ और कलम की जो बात करूँ वो कल रहे ना रहे, लेकिन इतना पता है कि जब भी रेडियो का जिक्र आएगा तो नाम एक हमारे का भी लोगों को फिक्र होगा। अपना जो काम का जो विस्तार किया, कहाँ कहाँ किया? विस्तार की बात करूँ तो एक लॉन्ग बैक रेडियो पे नाटक आया था, गोदान प्रेमचंद जी का, तो उसमें मैंने अपनी आवाज़ दी थी। इसके अलावा रेडियो पे छोटे छोटे नाटक चलते रहते हैं, तो उसमें भी मैं अपना वॉइस ओवर्स देती हूँ। एयरटेल तो मेरा एक अचीवमेंट है ही। तो इसके अलावा और भी स्टेज शोज़ मैं करती हूँ, एंकरिंग करती हूँ, और आकाशवाणी के साथ तो मुझे 17 साल हो गए, तो बहुत लंबा सफ़र है। तो ये जो आकाशवाणी अपने आप में एक बड़ा इंस्टीट्यूशन बोल सकते हैं, वही है, और पता नहीं कितने लोग वहाँ से होकर निकले और कहाँ कहाँ किस जगह गए। तो ये 17 सालों का जो आपका सफ़र रहा, उसमें बहुत सारे लोगों से बातचीत की होगी, बहुत लोगों की ज़िंदगी के बारे में जाना होगा, बहुत लोगों को आपने इंस्पायर किया होगा। तो कुछ एक नाम वगैरह जैसे अगर जिक्र करना चाहती हैं तो। देखिए, ऐसे तो बहुत सारे नाम हैं, जैसे मैंने इंटरव्यूज़ लिए हैं, लाइव भी हमारे यहाँ स्टूडियोज़ में आते हैं, डॉक्टर्स वगैरह आते हैं। एक हमारा शो जाता था कोविड से पहले, जो इंदिरा गांधी नेशनल अपना कैंसर इंस्टीट्यूट है, वहाँ के लोग आते थे, और वहाँ पे जो है वॉलेंटियर्स भी आते थे, डॉक्टर्स भी आते थे, और जिनका जो कैंसर से निकली हुई लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, वो आते थे। तो बहुत एक छोटी सी कहानी है, बड़ा इंस्पायर मुझे करती है। एक बार मेरा ये इंडियन कैंसर सोसाइटी वाला लगा हुआ था चंग, तो वो आए, तो एक डॉक्टर आई और उनके साथ में एक छोटी सी लड़की थी, 16-17 साल की थी, तो उसको ब्रेस्ट कैंसर था। तो मैं बड़ा हैरान हुई ये जानकर के ये 16-17 साल की है, अभी इसकी शादी भी होगी, एक लेवल आएगा और वहाँ जाके भी सामने वाले को बताना पड़ेगा। तो उसकी एक ब्रेस्ट रिमूव थी लेफ्ट साइड की। तो बड़ा, एक तो मेरे अभी भी मुझे गूज बम्स आ रहे हैं वो बताते हुए। वो लड़की, मुझे रोना आ रहा था उसकी कहानी सुनते हुए, पर वो बहुत कॉन्फिडेंट थी, तो उसने मुझे बहुत इंस्पायर किया। मतलब डॉक्टर भी कह रही थी कि हाँ, हमने इसको बोला है कि जब शादी होगी तो अब बताना ज़रूर उनको कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, क्या है। बट वो कहती है कि कोई बात नहीं, शादी होती है ठीक है, नहीं होती तो कौन सा ज़िंदगी में और गम नहीं है कि इसके अलावा हमें और भी बहुत से काम है, तो कहीं ना कहीं मैं एक लेवल पे स्टैंड होंगी। मुझे बोला कि, और तब मैं चाहती हूँ अर्पणा के मेरे लिए खुद रिश्ते आए, मैं क्यों किसे, तो बहुत पावरफुल। तो उस लड़की ने 16 साल की मुझे बहुत इंस्पायर किया, तो मैं उसको कहीं ना कहीं लेकर चलती हूँ कि जब वो ऐसा सोचती है तो हम क्यों नहीं सोच सकते, है ना। मैं इसकी अपनी बात करूँ जैसे, तो हम लोग भी बहुत ऐसे कहीं ना कहीं ट्विस्ट एंड टर्न से निकलते रहते हैं शो करते टाइम, क्योंकि आप एक बंद कमरे में हैं और बिल्कुल वॉइस नहीं, आप दुनिया से कटे हुए हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था कि मैं शो कर रही थी और शम्मी कपूर जी का गाना जा रहा था। शम्मी कपूर तो हमारे लेजेंड, आप डांस कर रहे हो, तो अचानक मेरा फ़ोन जो है उस पर मैसेज आया मुझे कि मेरे ताया जी की डेथ की न्यूज़ थी कि वो एक्सपायर हो गया।
तो आपके ऑन एयर जाने में 2 मिनट हैं और आपको ये न्यूज़ मिल रही है, उधर से मेरे आंसू गिरते जा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ऑन एयर क्या बोलूँगी। लेकिन द मोमेंट आप वो माइक का फेडर देते हो ना, तो आपकी पर्सनैलिटी एकदम ट्विस्ट हो जाती है, क्योंकि वहाँ आप अपने लिए नहीं बैठे हैं, आप ऑन एयर जाते हैं तो आप दुनिया के लिए, क्योंकि जो आपको सुन रहे हैं ना वो ऑलरेडी अपने गमों से परेशान है, उनके पास बहुत गम है, तो वो आपको सुनने के लिए आए हैं, तो एक हैप्पीनेस, एक हैप्पी मूड के लिए आए हैं, तो हमें उनका देखना होता है। फिर मैंने एक गाना और चलाया लंबा सा, अगेन मैं रोई, फिर मैं ऑन एयर गई तो मैंने कुछ और मूड में शो किया। तो ऐसे बहुत से ये सब चीज़ें अचानक से होती है, अचानक से। काबू भी हाँ, करना है ट्रू। और इसके अलावा ना आपको बहुत स्पॉन्टेनियस रहना पड़ता है। जैसे मेरे शो के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनकी न्यूज़ आई कि उनकी डेथ हो गई है। तो एकदम से आपके स्टूडियो में 3-4 लोग आते हैं कि अरे अरे वो गुजर गए, क्योंकि आपको नहीं पता कि बाहर क्या हुआ है, आप तो अपना शो कर रहे हो मस्ती में। तो शो को विदिन 2 मिनट्स आप कैसे मोल्ड करोगे, अब आपके ऊपर ये वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको दुनिया को बताना है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी हमारे बीच अब नहीं रहे हैं, बहुत दुख की खबर है। तो आप लोगों को कैसे बताएंगे, उसके बाद गाना कौन सा चलना है, तो आपको हर चीज़ के लिए रेडी रहना है। न्यूज़ जैसे हमारे आकाशवाणी में बीच बीच में आती है, तो कितनी बार न्यूज़ के थ्रू हमें पता चलता है कहीं पर भूकंप आया है। अब दुनिया न्यूज़ सुन रही है भूकंप आया, और उसके बाद आप गाना चला रहे हो डांस नंबर कोई, तो आप बेवकूफ़ लगते हो कहीं ना कहीं। अलग माहौल में हाँ, हैं और फिर उसकी कैसे कोप अप करके फिर हाँ, आपको तो गाना। आपको रेडी रहना पड़ता है हर सिचुएशन के लिए। अच्छा, अभी तो ये वॉइस मॉड्यूलेशन की बात है जहाँ पर आप मतलब आरजे के रूप में काम कर रही हैं। न्यूज़ से कितना कनेक्ट होना पड़ता है, न्यूज़ सेंस कितना डेवलप होना ज़रूरी है एक आरजे के लिए? न्यूज़ तो देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा क्या है कि पहले जो डिजिटल नहीं होता था, हम लोग इंडिया की न्यूज़ या आसपास के देशों की न्यूज़ पता चलती थी, लेकिन आजकल इतना डिजिटल हो गया है, इतना हम लोग एडवांस हो गए हैं कि हमें 7 समुंदर पार भी देशों में क्या हो रहा है वो चीज़ भी इफ़ेक्ट करती हैं आज के वक्त पे। तो हमें इतना रहना चाहिए अवेयर कि न्यूज़ भी आप इन बिटवीन देखते रहें, या कहीं ना कहीं से न्यूज़ सुनते रहें, आप अपडेटेड रहें कि 7 समुंदर पार भी कुछ हुआ है, तो वो लोगों को आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किस तरीके से बताना है। क्योंकि पहले क्या होते थे, बच्चे आस पड़ोस में कहीं चले गए छोटे छोटे गाँव देशों में, लेकिन अब किसी का बेटा वहाँ रहता है, किसी के कुछ रिलेटिव किसी जगह पे रहते हैं, तो उन तक ये न्यूज़ पहुँच जानी चाहिए कि वहाँ पे ऐसा कुछ मिस और हैपनिंग ये हुई है या कुछ आकाशवाणी एकमात्र जरिया है जिससे कि आप न्यूज़ वहाँ पहुँचाने का। पहुँचे। बिल्कुल, बिल्कुल। आकाशवाणी की न्यूज़ तो पता नहीं कितने वो छन्नियों में से छन के निकल के आती है, तब आप तक पहुँचती है। दूर दराज में आकाशवाणी एकमात्र। वेरी ट्रू। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं अभी, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने तो जब से मन की बात शुरू किया है ना, बात का एक्सपीरियंस तो वो तो बहुत, वो एक आकाशवाणी में अलग से ही टीम है, मन की बात जो रिकॉर्ड करती है और सारा काम एडिटिंग का संभालती है। तो वो टीम को भी जब वो निकलती है तो हम लोग सैल्यूट करते हैं कि भाई आप जो कर रहे हैं ना, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है डे 1 से लेके। तो आज भी जब मन की बात जाता है तो हमारे स्टूडियो में ना सब इंजीनियर्स वगैरह सब सारे लोग खड़े होते हैं कि मन की बात जाना है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एक प्राउड फीलिंग पता क्या आता है सारिका, कि आप जिस स्टूडियो से वो मन की बात चला रहे हैं ना, बाकी के चैनल उसी से रिले कर रहे हैं, उसी से करना। चाहे वो प्राइवेट वाले हैं चाहे कुछ हैं, वो आपके साथ जुड़े हुए हैं। द मोमेंट आपका फेडर ऑन हुआ वो सब उसी को फॉलो करेंगे, तो वो एक फेडर, लीडर की भूमिका। जी लीडर, तो आप फेडर दे रहे हैं तो बाकी सबका रिले हो रहा है, आप फेडर डाउन कर देंगे तो बाकी सब भी ख़त्म हो जाएगा। तो अच्छा, मन की बात जैसे आपने चर्चा की, आकाशवाणी का एक टाइम ऐसा भी था कि डिजिटल दौर में थोड़ा डाउन हो गया, लोगों ने अपना यूट्यूब और उन सब चीज़ों पर जुड़ना शुरू कर दिया। मन की बात फिर से लोगों को जोड़ने में कितना कामयाब हुआ है? जी, मन की बात रेडियो के साथ लोगों को जोड़ने में बहुत ज़्यादा काम हुआ है। जैसे आपने कहा ना कि एक वक्त था आकाशवाणी थोड़ा डाउन हो गया था क्योंकि लोग यूट्यूब वगैरह की तरफ, तो हमने भी कहीं ना कहीं कदम बनाया है। मतलब आकाशवाणी जो है उसका अपना यूट्यूब चैनल भी है, आप वहाँ पे भी सुन सकते हैं। और हम लोग पहले डिजिटल नहीं थे, अब तो ऑनलाइन भी हमारे सारे चैनल, आपको एक लिंक खोलेंगे आकाशवाणी का, तो चाहे वो इंद्रप्रस्थ हो, चाहे वो आपका रेनबो हो, गोल्ड हो, मुंबई का हो, लखनऊ का हो, हर चैनल सुन सकते हैं। तो मन की बात ने जो हमारे मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी आदरणीय, उन्होंने लोगों को बताया कि रेडियो का आखिर में महत्व क्या है। रेडियो जो हम भूल चुके थे उसको वापस आज की जनरेशन को रेडियो में खींच कर लाए, इसके लिए तो हम उनके बहुत आभारी हैं कि उन्होंने, और वो भी आकाशवाणी के माध्यम से ये सब कुछ हुआ, तो बहुत बड़ी बात है। तो लोगों में जो वो रेडियो का क्रेज़ ख़त्म हो गया था वो दोबारा से शुरू हुआ, और जो हम पीछे रह गए थे तो हमने यूट्यूब के माध्यम से डिजिटल ऑनलाइन करके हमने भी जो है कदम के साथ कदम मिलाए हैं आज की पीढ़ी के साथ।
तो ये है। अच्छा, आकाशवाणी ने और कितने कौन-कौन से पहल किए हैं अभी आप जैसा कुछ बता सकती हैं कि अभी के दौर में सब कुछ चेंज हो गया है, एक कहते हैं कि नए तरीके से आप कलेवर में पेश करेंगे, तो आकाशवाणी का क्या कदम है? कुछ इस बारे में बात कर सकती हैं? जी, आकाशवाणी का तो देखिए जैसे मैंने बताया कि यूट्यूब चैनल हमारा खुल चुका है। इसके अलावा हम लोग डिजिटल भी ऑनलाइन आ चुके हैं। अब कहीं भी किसी भी दूर-दराज़ के भी लोग हैं, वो भी सुन सकते हैं हमें जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, तो ऑनलाइन वो भी हम लोगों को सुनते हैं। इसके अलावा हमारा मन की बात बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए और रेगुलर बेसिस पे हमारे प्रोग्राम्स में भी चेंजेस होते रहते हैं। हम देखते हैं जैसे लिसनर्स के साथ हम लोग व्हाट्सएप पहले हमारा एक एसएमएस सिस्टम चलता था, अब तो वो भी ख़त्म है व्हाट्सएप के माध्यम से और मेल हम बैक टू बैक लोगों से मंगाते रहते हैं कि कोई शो आपको नहीं समझ आ रहा, किसी में कुछ चेंजेस चाहिए, तो मेन आकाशवाणी में जो आज के टाइम पे चेंजेस आए हैं वो ये आए हैं सारिका कि अब हम अपने शोज़ खुद डिज़ाइन नहीं करते, अब हम लोगों से फीडबैक मंगाते हैं कि आप सुनना क्या चाहते हैं। ज़माने के साथ चल रहे हैं। बिल्कुल, ज़माने के साथ चल रहे हैं और जो आप देखिए जो आप सुनना चाहती हैं उसी में तो आपका इंटरेस्ट आएगा। जब आप नहीं सुनेंगे तो लोगों को क्या देर लगती है, आज ये फ्रीक्वेंसी है, कल बटन दबा दूसरे पे शेक चालू हो गए, जहाँ उनके पसंद की बात है। जैसे कि आपने बताया कि चेंज है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे आ गए, इसमें भी बहुत सारे चैनल्स हैं, लेकिन गोल्ड की बात ही अलग है। आप गोल्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है? तो उसमें किस तरह के प्रोग्राम चलते हैं और उसके बारे में कुछ खास बताइए और अपने खासकर अपने प्रोग्राम के बारे में बताइए। जी, मैं अपने शोज़ के बारे में बात करूँगी, उससे पहले बताऊँगी गोल्ड की ख़ासियत क्या है। गोल्ड में जो शो हमारे गाने चलते हैं, जो शोज़ होते हैं, एक तो वो थीम बेस्ड होते हैं, ठीक, बहुत मेहनत करके बहुत सारी वो मैंने कहा ना ऐसे छन्नी में से छन-छन के निकलते हैं वो सारे के सारे शोज़, ठीक। तो चाहे रागों के ऊपर बेस्ड बातें हों या कोई ऐसा वाद्य यंत्र हो जो विलुप्त हो चुका है या बहुत उसकी डिमांड कम हो गई या एकदम से नया आया मार्केट में, हम उसके ऊपर बातें करते हैं, रागों के ऊपर बातें हो गई हैं, गज़लों बेस्ड के ऊपर हम लोग शो करते हैं। गाने जो हैं हमारे वो 70s एरा तक के चलते हैं, बहुत रेयर होता है कि हम 80s पर पहुंचते हैं। किशोर, रफ़ी, मुकेश, गीता दत्त, तो जो आजकल के टाइम पे हम कहते हैं ना इंस्टाग्राम पे जैसे रील्स बनती हैं तो पुराने गानों पे चलती हैं, वो रीमिक्स गाने होते हैं। उसका ओरिजिनल वर्जन जब हम लोगों को सुनाते हैं वो कहते हैं अच्छा जी ये तो 60s में आया था गाना और अब फेमस हो रहा है क्योंकि इस पे रील बनी है। तो 70 शोज़ की अगर मैं बात करूँ तो जो दिन के मेरे 12 से 3 के शोज़ होते हैं उसमें एक पहला शो आता है प्रेरणा करके। उसमें हम लोग सैनिक के जो सैनिक हैं हमारे वीर बहादुर हैं उन पर बातें करते हैं, जो पद्मश्री, पद्म भूषण सम्मानित लोग हैं उनके बारे में बातें करते हैं। तो अगर आप किसी ने पद्म भूषण लिया है तो उसके बारे में बता रहे हैं, तो गाने कैसे चलने चाहिए? वैसे ही चलने चाहिए, आप पेपी सॉन्ग्स नहीं चला सकते। उसके बाद कलाकार बेमिसाल आता है मेरा शो, हम लोग उसमें किसी की डेथ एनिवर्सरी है या किसी का बर्थडे है, रफ़ी साहब का है, लता का है, किशोर का है या किसी भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर का है, उसके ऊपर राज कपूर साहब के मैंने शो किया है। लास्ट मैंने गोविंदा के ऊपर किया शो। तो हाँ, उससे पहले एक बीच में मेरा शो था जब पिछले हफ्ते जो गया वो हेलन के ऊपर था, तो हेलन के ऊपर शो करना तो अपने आप में अमेजिंग। और वो गाने मतलब एक ना क्या बोलूँ मैं, मतलब इस टाइम तो यूट्यूब के माध्यम से लोग मुझे देख रहे हैं, गाना चलाया मैंने और उसमें मैंने खूब डांस किया मैंने कहा आज नाच लो। हाँ, मैंने कहा देखते हैं कैमरे में लोग देखते रहे बेशक सीसीटीवी में, आज मैं डांस करूँगी क्योंकि आज हेलन पर गए हैं। तो बहुत इन्जॉय किया। फिर एक शो आता है दोपहर का घर आंगन करके, और उसमें जो है हम लोग गृहिणियों के लिए कुछ ना कुछ रेसिपी या घर को आप कैसे पेड़ पौधों से डेकोरेट कर सकते हैं उस पर बातें करते हैं। रात के शो करती हूँ 9 से 12 वाले, तो उसमें जो है गीत मेरे मन मीत करके शो आता है, बैक टू बैक हमारे गाने चलते हैं 70s एरा तक के। और फिर उसके बाद 11-10 से 12 जो है वो गज़लों के ऊपर बेस्ड कार्यक्रम होता है। तो हम अक्सर मैं बहुत पहले सुना करती थी गोल्ड, और जो रात की बात कर रही हैं, रात में सोते समय अगर गोल्ड को सुन लो तो इतनी सुकून वाली नींद आती है ना। हाँ, और क्योंकि सारे पुराने गाने चलते रहते हैं तो सुकून वाली चीज़ें आती हैं। तो उस समय आपको कैसे फील होता है ऐसे गाने चलाकर? देखिए, अगर मैं कहूँ कि मुझे बहुत सुकून फील होता है और मुझे भी नींद आ रही है ये तो नहीं चल सकता ना, फिर तो मेरे साथ साथ और लोग भी सो जाएंगे। तो मेरा काम क्या होता है कि जैसे उस टाइम हमारा मोटो क्या होता है, दिमाग में क्या रखो कि लोग आपको घर में तो सुन रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं। तो ट्रैवलिंग करते हुए आपको नींद ना आए, हमें वैसे गज़लें या वैसे गाने चलाने पड़ते हैं, बार बार उनसे मोटिवेशनल बातें करनी पड़ती हैं कि भाई अब जो है जाग जाइए, चाहे बेशक आप रात का सफ़र कर रहे हैं, लेकिन जो है ये मोटिव होता है।
बिल्कुल, 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 कि सामने वाले को नींद ना आए, वो ट्रैवल कर रहा है, रास्ते में बहुत से बच्चे हैं जो कैब में जाते हुए हमें सुनते हैं, तो हमारा मोटो यही रहता है रात के टाइम भी। मतलब एफएम गोल्ड एक तरह से हेल्दी प्रोग्राम पेश करता है, जी। ठीक है? गृहिणियों के लिए हो, बच्चों के लिए हो या बुजुर्गों के लिए हो, सबके लिए एफएम गोल्ड है, ठीक है ना? तो उसमें आपको कैसे एफएम गोल्ड को ही आपने क्यों चुना? एफएम गोल्ड को मैंने नहीं चुना, एफएम गोल्ड ने मुझे चुना असल में। सच बात तो ये है कि उसने मुझे चुना, मुझे इस लायक समझा। मैं रेनबो के ऑडिशन के लिए भी गई थी तो वो मेरा क्लियर नहीं हो पाया था, मैंने दोनों का भरा था फॉर्म। लेकिन जब गोल्ड के ऑडिशन के लिए गई तो समहाउ मैं कहीं ना कहीं बुझी हुई थी कि रेनबो में नहीं हुआ तो यहाँ भी क्या होगा यार, छोड़ो ऐसे ही जाके दे आते हैं। बट एक था कि शायद हो जाए, अपनी काबिलियत पे था, तो गोल्ड ने मुझे चुना असल में। कहीं न कहीं वो एक बात थी, एक ठहराव था। हर चैनल का अपना-अपना एक मूड होता है। अगर आप सुनने पे आए ना तो आप देखेंगे प्राइवेट वाले का किसी और तरीके का बोलना है और आकाशवाणी में ही रेनबो वाले किसी और तरीके से बोलते हैं और गोल्ड वालों का कोई और एक लहज़ा होता है बोलने का, तो वो किसी और तरीके से। तो कहीं न कहीं गोल्ड को वो पसंद आया, तो हमारा ऑडिशन क्लियर हुआ 2007 में। हाँ, बहुत, बहुत, बहुत गहराई होती है बातों में। अच्छा, 17 सालों में तो आपने काफ़ी कुछ देखा होगा इसमें आकाशवाणी में। क्या कुछ निचोड़ क्या मिला आपको इसमें? देखिए, आकाशवाणी से मैं कहूँगी कि इज़्ज़त बहुत मिली है, नेम बहुत मिला है, फ़ेम बहुत मिला है। आज भी जाती हूँ कहीं पर, बोलती हूँ मैं आकाशवाणी में, तो वो कहते हैं आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो के आप वहाँ पे काम करते हैं। तो वहाँ जाना ना एक बहुत बड़ी रिस्पेक्ट की बात है। हम लोग भी, मैं भी जाती हूँ तो जब मैं द मोमेंट हम लोग बिल्डिंग में एंटर करते हैं तो आज भी हमारी आदत है कि हम पहले फ्लोर टच करके माथे पे लगाते हैं कि भई हमारी तो पैसे तो एक अलग बात है, एक इज़्ज़त वाली बात है वहाँ पर पहुँचना। बहुत से लोग तो बाहर की बिल्डिंग्स पे भी अपना सेल्फी लेके कि हम आकाशवाणी के प्रसार भारती के बाहर से निकले हैं। तो निचोड़ ये है कि इज़्ज़त बहुत मिली है, बहुत रिस्पेक्ट मिली है यहाँ पे। 17 साल हो गए, पहचान मेरे को गोल्ड से मिली है, और क्या कहूँ। और हाँ, ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, थोड़ा ये भी बड़ा ड्रामेटिक सी बात लगती है। जी। चर्चा करिए, दर्शकों को भी काफ़ी अच्छा लगेगा शायद। हाँ, मैं, जैसे आपने कहा ना कि आपका जो ज़िंदगी के ऊपर बेस्ड है ये कार्यक्रम ना, तो ज़िंदगी हम लेडीज़ की क्या होती है, पढ़ लिया, लिख लिया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बात वहाँ पे फिनिश हो जाती है कि बस अब तो फैमिली है, बच्चे हैं। मेरा जो ये सफ़र शुरू हुआ, शादी हुई, बच्चे हुए, बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया। तो मैं एक दिन ऐसे ही बैठी हुई अखबार अपना पलट रही थी, तो मेरे फादर इन लॉ बोले कि क्या करना है आगे? मेरे ससुर जी ने बोला, तो मैंने कहा कि क्या करना है डैडी बताओ? कह रहे खाली बैठ के अखबार ही पढ़ना है, कुछ करना नहीं है, देखो इसमें कहीं प्लेसमेंट निकली है तो। तो फिर उन्होंने मेरे लिए ऐड निकाला कि ऐसे-ऐसे मास कॉम हो रहा है, 1 साल का कोर्स है, तो बेटा आप करो। तो मैंने कहा कि डैडी अब हस्बैंड से भी बात करनी पड़ेगी, कैसे होगा बच्चों का? कह रहे सब मैनेज हो जाएगा, तो आप ये कोर्स करो। तो मैंने 1 साल का मास कॉम किया, और ये पूरा कोर्स का जो पूरा फाइनेंशियल मेरे को सपोर्ट था, वो मेरे फादर इन लॉ ने दिया। उन्होंने अपनी एफडी तोड़ी और एफडी तोड़ के मुझे ये पूरा कोर्स करवाया कि मैं करवाऊँगा ये कोर्स आपको। तो ये असली फादर वाली बात होती है। वाक़ई, वाक़ई। और मैं आज यहाँ बैठी हूँ, अब ही इज़ नो मोर, उनको 4 साल होने वाले हैं। लेकिन आज भी अगर मेरा नाम कहीं आता तो मैं कहती हूँ कि ये सिर्फ़ मेरे फादर इन लॉ की वजह से है कि आज मेरा नाम हुआ, उन्होंने मुझे ये कोर्स करवाया। बाकी उसके बाद तो मेरी मदर इन लॉ, बच्चे और हस्बैंड का सपोर्ट तो था, बच्चे वो सँभालते थे, तो आज मैं ये कर रही हूँ। तो फैमिली ऐसा सपोर्ट ना हो तो फिर बहुत मुश्किल होता है बिल्कुल, मैरिड बिल्कुल। लाइफ में। हाँ, हाँ, बहुत तो मुश्किल। ये जैसे आपने बताया कि आपने मास कॉम किया और आकाशवाणी में गई, तो आप सैटिस्फाइड हो गई वहाँ आकाशवाणी में जाके, इतनी संतुष्टि मिली आपको वहाँ? बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। जैसे मैंने कहा ना कि आकाशवाणी में अपने आप में ही जाना, एक ना वो गर्व से आपका सिर ऊँचा हो जाता है कि आप प्रसार भारती में हैं, उसके स्टूडियो में जा रहे हैं। तो मैं बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत खुश हूँ, जहाँ हूँ आकाशवाणी जो है बस ऐसे ही सर पे हाथ रखे हमारा हम लोग चलते रहें आगे। अच्छा, अगर जी। नए बच्चे इस फील्ड में आना हुँ, चाहें, हुँ। तो उनके लिए आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, नए बच्चे यहाँ पर आना चाहते हैं तो उनके लिए सजेशंस यही हैं कि आप आरजेइंग को सिर्फ़ ये मत समझिए कि सिर्फ़ एक आरजे है, जाके स्टूडियो में बोलना है, बस बात ख़त्म। ये बहुत वास्ट फ़ील्ड है सारिका, बहुत चीज़ें हैं। जैसे हम लोगों तो आकाशवाणी में खुद अपने गाने सेलेक्ट करते हैं। अगर आप प्राइवेट में जाएँगे तो वहाँ आपको स्क्रिप्ट राइटर की जॉब भी मिल सकती है, म्यूज़िक मैनेजर की जॉब भी मिल सकती है, कमर्शियल इवन लगाने के लिए बीच में, आपके गानों के बीच में, उसके लिए भी जॉब है वहाँ पे, जो आपके डाइवर्स लाइफ प्रोमोज़। है। हाँ, बहुत बहुत वास्ट है फ़ील्ड। तो स्क्रिप्ट राइटर से लेके आरजेइंग से लेके इन बिटवीन म्यूज़िक मैनेजर होता है, प्रोमोस रिकॉर्डर होता है, सब चीज़ें होते हैं।
तो बहुत वास्ट फील्ड है। आप सिर्फ दिमाग में बच्चे यही रख के जाएंगे कि हमें आरजे बनना, नो डाउट आप बनिएगा, लेकिन उससे पहले आपको सीधा ये तो नहीं है पहली सीढ़ी से 50वीं पे आप जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना पड़ेगा। तो वैसा होता है। चाहिए एक आरजे अगर बनना चाहते हैं एक पहली बात तो आपकी जीके बिल्कुल अप टू डेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप क्या सोच कर जा रहे हैं और बाहर कुछ हो गया, जाते ही आपको कुछ और बोलना पड़ा। तो आपकी जीके जो है, न्यूज़ जो है हमारे आज के टाइम में, वो आपकी अपडेट होनी चाहिए। वॉइस मॉड्यूलेशन आपको आनी चाहिए। कॉन्फिडेंस मस्ट है। आपको नहीं पता आपके शो के बीच में कम बम फटने वाला है आपके ऊपर, आप हॉट सीट पे बैठे हैं, ऊपर तलवार है, वो कभी भी कटेगी और आपके सिर पे गिरेगी। आप ही रिप्रेजेंट तो हाँ, तो आप पूरी दुनिया आपको सुन रही है और आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने चैनल को। तो आपको हमेशा स्पॉन्टेनियस रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए किसी भी मिस हैपनिंग के लिए या गुड न्यूज़ के लिए, जो आपके साथ भी हो सकती है, नो डाउट। तो इस चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। वॉइस मॉड्यूलेशन मैंने आपको बताया। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक, अगर लिखने में अच्छा है तो आप स्क्रिप्ट राइटर पढ़िए, आपकी लिखी हुई स्क्रिप्ट कोई और भी पढ़ सकता है आरजेइंग के लिए, तो ऐसा कर सकते हैं आप। ये चीज़ें हैं। नहीं, ये तो खैर बहुत अच्छी जगह, क्योंकि आज के बच्चे जाना तो चाहते हैं। अच्छा, चूँकि एक ग्लैमर वाला फील्ड भी है, लोग ये सोचते हैं कि हम इनकी आवाज़ सुन रहे हैं, इनसे मिलना, मतलब ये आपने खुद भी फील किया होगा। कितने लोगों को ऑटोग्राफ दे चुके हैं आप? ऑटोग्राफ तो बहुतों को दिया, उससे ज़्यादा तो आजकल सेल्फी का ज़माना है। मेट्रो में पकड़ी गई मैं। मुझे लगा कोई समझेगा नहीं, कोई नहीं पहचानेगा, अपनी मौज मस्ती में मेट्रो में निकले। अब आजकल तो वो टैटू वैटू का ज़माना है। तो एक खड़े हुए थे कोई, मतलब मेरे फादर की एज के होंगे, बड़ी देर से मुझे देखी जा रहे हैं, देखी जा रहे हैं, देखी जा रहे हैं। मैंने कहा यार ये आदमी है कौन जो मुझे ऐसे देख रहा है। तो 2 मिनट के बाद वो आए मेरे पास, कहते हैं कि आप आरजे अर्पणा है। मैंने कहा हाँ जी सर, आप बताइए। कह रहे नहीं, वो मैं ना आपके टैटू से आपको पहचान गया। कह रहे मैं आपके टैटू को देख रहा था कि लग तो वही रही हैं, तो मैं आपको फेसबुक पे मैम फॉलो करता हूँ मैं। अच्छा। अब वो जब बोल रहे हैं मेट्रो में, 4-5 लोग और पलट पलट के देख रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं मैं आपके साथ सेल्फी ले सकता हूँ। अब ना मैं हाँ कहने लायक ना। तो वो मेरे साथ सेल्फी लेकर गए, कह रहे मैं आपको फेसबुक पे ना टैग करूँगा। अच्छा, वो तो उतर गए नेक्स्ट स्टेशन पे और बाकी लोग मुझे पलट के देखे कि ये कौन है मैडम जिनके साथ अंकल सेल्फी लेकर गए हैं। ये जो सेलिब्रिटी वाली जो फोकस्ड फीलिंग होती है, वो कैसा लगा आपको? कैसा लगता है? बड़ा ऑकवर्ड लगता है। अच्छा। रीज़न क्या है, हम लोग ना स्टूडियो में माइक के पीछे बैठने वाले लोग हैं, तो सामने तो बहुत रेयर ही आते हैं। आजकल तो खैर सोशल नेटवर्किंग है, हर कोई एक दूसरे को चेहरे के माध्यम से पहचान जाता है फ़ोटो से। तो जब अचानक से कोई आपको कहता है अरे मैडम हम तो आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं और हम आपका ये शो सुनते हैं, वो समझ नहीं आता उस टाइम रिस्पॉन्स कैसे किया जाए। ये लाइन बहुत सही लगती है, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। हाँ, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। मैंने तभी कहा ना कि कल पता नहीं आवाज़ और कलम का रुतबा होगा नहीं होगा, पर रेडियो का जब भी नाम आएगा तो लोगों को एक नाम हमारे का भी फिक्र होगा कि कहाँ गई वो आवाज़। ज़रूर होगा। एंकरिंग की बात आपने कहाँ एंकरिंग की है, ये एक्सपीरियंस कैसा है? जैसे कोई ऐसा खास प्रोग्राम रहा हो जहाँ पर आपको लगा कि ये प्रोग्राम मैंने कि बहुत अच्छा किया था और रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिला आपको? जी, ऐसे मैं एंकरिंग की बात करूँ तो शुरुआत मैंने की थी अपना ये कड़कड़डुमा कोर्ट के पास मॉल खुला था, वहाँ से शुरुआत हुई थी। उस मॉल की ओपनिंग थी और उसमें कुमार शानू जी आ रहे थे, सोनू निगम आ रहे थे, तो इन लोगों ने आना था। तो वहाँ मैंने एंकरिंग की शुरुआत तब की। तब वो फर्स्ट टाइम था जब मेरे पैर काँपे कि इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं और उनको स्टेज पे बुलाना, उनसे बात करना। और सबसे ड्रॉबैक ये रहा कि वो 2006-7 की बात थी, तब मोबाइल पे कैमरे भी इतने अच्छे नहीं आते थे कि हम फ़ोटो खींच के कि हम दिखाएं कि हमने ये भी किया हुआ है। तो वहाँ से शुरुआत हुई और उसके बाद पाथे है एनजीओ कंपनी, उसके लिए मैंने, उसकी 25th एनिवर्सरी थी, तब मैंने उनके लिए एंकरिंग की थी। वो मेरा बेस्ट मोमेंट था, क्योंकि आप एनजीओ कंपनी के लिए एंकरिंग करते हो और इतने लोग आपके साथ इतनी फील्ड से, अलग अलग फील्ड से आए हुए हैं और वो आपसे बातें कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा वो भी। इसके अलावा मैंने एंकरिंग किया अपना, ये अप्पू घर बंद होने वाला था। तो जब वो बंद होने वाला था तो अप्पू घर वालों ने 3 दिन का वहाँ पे किड्स कार्निवाल लगाया था बच्चों को बुलाने के लिए कि 3 दिन के बाद बंद हो जाएगा। तो वो 3 दिन का किड्स कार्निवाल मैंने वहाँ एंकर किया था। तो वो एक लास्ट डे पे बड़ा रोना भी आया। अपनी भी बचपन की अप्पू घर से बहुत यादें जुड़ी हुई थी कि अब आज के बाद इस पे ताला लग जाएगा, अभी दोबारा नहीं खुलेगा। इसके अलावा मैंने बहुत और भी स्टेज शोज़ हैं, होली के हो गए, दिवाली के हो गए। एक ऑनलाइन रेडियो स्टेशन है स्टार इंडिया रेडियो करके, तो उनका साड़ी का एक्सपो लगा था एक, वहाँ मैंने एंकरिंग की थी। दिवाली का एक्सपो लगा था। तो ऐसे अलग अलग फील्ड में
होती है, एंकरिंग करती हूँ। बेहतरीन एंकरिंग करती हैं, मैंने भी आपकी देखी है। तो ये जो पर्सनालिटी होती है, कॉन्फिडेंस कहाँ से डेवलप हुआ आपका? कॉन्फिडेंस, आवाज़ की बात करूँ तो वो मुझे मेरी मम्मी से मिली है। मेरी मम्मी की बहुत अच्छी आवाज़ है, तो मुझे ये आवाज़ अपनी माँ से मिली है और कॉन्फिडेंस मुझे अपने पापा से मिला है। ऑल टाइम पापा का ये था, मेरे पापा भी अब नहीं हैं इस दुनिया में, लेकिन डे वन से पापा ने यही सिखाया कि बेटा कहीं भी जाना हो ना, करते कौन है, इंसान ही कर रहे हैं ना, कोई देवी देवता तो नहीं कर रहे हैं, तो कहीं भी जाना है तो काम कर, पीछे मैं खड़ा हूँ। इवन मैं बताना चाहूँगी सबको, मैं बुलेट भी ड्राइव करती हूँ। तो बुलेट मेरे भाई ने जब ली तो वो लेह लद्दाख गया, तो मैंने कहा पापा मेरा भी मन है जाने का। कह रहे कैसे जाएगी? मैंने कहा भाई चलाएगा, मैं पीछे बैठूंगी। कह रहे नहीं, खुद चलाएगी, उस दिन जाएगी। तो मैंने ये कॉन्फिडेंस मुझे मेरे पापा से मिला है। जो कॉन्फिडेंस आया फैमिली ने दी, तो ये चीज़ें क्या हर फैमिली में बच्चों के लिए लागू होना चाहिए? बिल्कुल लागू होना चाहिए, हर फैमिली में लागू होना चाहिए। और मुझे ये नहीं लगता कि बेटियों के लिए, बेटों के लिए भी होना चाहिए। मेरे अपने 2 बेटे हैं और आप यकीन मानेंगे कि उनको पूरा खाना बनाना आता है। मैंने सिखाया, बिल्कुल सिखाया। और क्यों नहीं, मतलब कल मैं उनकी शादी करूं और फिर वो किसी पे डिपेंड रहे कि वो भी काम करके आएगी। ऑफ कोर्स वो भी कहीं ना कहीं, आजकल लड़कियां वर्किंग होती हैं, वो आएगी तो मुझे खाना मिलेगा। क्यों भाई, वो आएगी तो तुम खाना बना दोगे तो क्या चला जाएगा? तो मेरे बेटों को बर्तन धोना, झाड़ू पोछा, कपड़ा धोना, सारा खाना बनाना आता, आटा गूंदने से लेके रोटी बनाने तक मैंने उनको एक्सपर्ट किया हुआ है। तो ये परवरिश होती है। बना दिया आपने। हाँ बिल्कुल ट्रू। तो एक सोसाइटी की बात अगर हम बात करें, तो क्या क्या डेवलप चीज़ें जो है वो अच्छी हुई हैं और कुछ नहीं होनी चाहिए? जी, अब मैं सारे का अगर डेवलप्ड बात करूँ तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए हर चीज़ की जो आती है ना नई चीज़, वो अच्छे के लिए आती है, हमारे अच्छे के लिए होती है, लेकिन अति हर चीज़ की बुरी है। अगर आप कॉफ़ी की भी आदत डाल लेंगे ना, तो वो आदत कॉफ़ी की भी बुरी है, चाय की हो या खाने की हो, किसी भी चीज़ की आदत हो, बुरी होती है। ऐसे ही इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये चीज़ें आई हैं तो हमारे भले के लिए आई हैं, लेकिन अगर इसका ज़्यादा ही उपयोग हो रहा है तो वो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। मैं सभी बच्चों को कहूँगी, अब जो आ रहे हैं जनरेशन, उनके लिए भी हमारे अच्छे के लिए आई है, अच्छे के लिए यूज़ कीजिए। उसकी मार्केट हो सकती है उसके थ्रू। आजकल लोग कितना मार्केटिंग कर रहे हैं, कितने कपड़ों का और ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का हो रहा है। हाँ, तो जो भी चीज़ आती है उसका पॉजिटिव भी फैक्टर है, नेगेटिव भी है। इट्स अप टू यू कि आप नेगेटिव लेते हैं या पॉजिटिव लेते हैं, ये बात है। तो टाइम वेस्ट ज़रा कम कीजिए इन चीज़ों पे और अपना जो है देखिए इसको कैसे अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए यूज़ की जा सकती हैं इन चीज़ें। बच्चों को वो क्योंकि इसमें हर जनरेशन कहीं ना कहीं सब, प्रभावित चाहे हो रही है। लड़के हो या लड़कियां, हमने फ़र्क सबके करना लिए। क्यों है, सबके लिए इक्वल है। हर जनरेशन जी, इसमें सब सभी के लिए शामिल इक्वल हो है। रही है। जी। तो अच्छा, फिर अब हम दोबारा से इसमें आते हैं कि आपने प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, हुँ, एंकरिंग की बात करी, अब राइटिंग की बात करते हैं। राइटिंग में जी। काफ़ी कुछ अपना आपने बहुत कुछ लिखा है और जी, कुछ अपनी ही 2 पंक्तियाँ सुना दीजिए। बिल्कुल लिखा बहुत है। बहुत जल्दी मैं अपनी बुक भी पब्लिश करने वाली हूँ। पूरी अच्छा। उम्मीद है कि इस साल के अंत तक मेरी अपनी एक कविताओं की बुक आएगी जिसमें शेर व शायरी भी लिखी हुई होगी। देखो बाकी क्या राधे इच्छा है, वो डिपेंड करता है। और वैसे तो बहुत सारी हैं, पर जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना, समाज सारे का बहुत चेंज हो गया, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं हम खबरें पढ़ते रहते हैं कि कहीं कुछ रेप हुआ या किसी लड़की के साथ मिसबिहेव हुआ है। तो उसी के ऊपर मैंने कुछ लिखा है, बट मैं थोड़ा पढ़ के सुनाऊंगी क्योंकि ना इतना लिखा है कि अब याद भी नहीं रहता कि क्या क्या चीज़ है। तो ये मैंने रेप के ऊपर लिखा था, ठीक है। ये था, शर्म नहीं आती अब जब रेप होता है, शर्म नहीं आती अब जब रेप होता है, शायद हमने खुद को समझा लिया है। बच्ची हो या बड़ी, सब एक समान या चीज या माल लगती हैं। बुरा नहीं लगता अब, शायद हमने खुद को समझा लिया है। कपड़े छोटे मत पहनो, देर रात बाहर मत निकलो, कोई छेड़े तो चुप सह जाओ, तन्हा रास्तों से अकेले गुजरने से कतराओ। अब बुरा नहीं लगता इन बातों का, शायद हमने खुद को समझा लिया है। पर अब जवाब हम भी देंगे, पलट कर हम भी घूरेंगे, देर रात हम भी बाहर निकलेंगे, कपड़े छोटे भी पहनेंगे, क्योंकि अब हमने खुद को समझा लिया है कि ये जंग हमने खुद ही लड़नी है। किसी के रोकने से रुकना नहीं है, नज़र सामने वाले की बुरी है तो पर्दा हमें करना नहीं है। हम भी सांस लेते हैं, ये समझाना है सबको, हम कोई माल नहीं, ये बताना है सबको। डरना नहीं है, अब डराना है उसको, जो देखे बुरी नज़र से, अब समझाना है उसको। वाह
थैंक यू सो मच सारिका, थैंक यू, थैंक यू। नजरिया बदलने की बिल्कुल जी, नज़र नहीं, नज़रिया बदलने की देर है। और जहाँ हम डर के रहते हैं या हम जो घर की लोग हैं कि चुप रह जाओ, सह जाओ, वो थोड़ा हमें कम करना पड़ेगा और अपने घर के लड़कों को भी समझाना पड़ेगा कि बेटा नज़र नहीं, नज़रिया बदलो। जी। निदा फाजली की 2 लाइन है, जब आपने शायरी की बात की तो आ, ये ज़िंदगी माना कि ज़िंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यारो ये 4 दिन भी। जी। तो ये जो 4 दिन की ज़िंदगी है, उसके लिए आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहती हैं? 4 दिन की ज़िंदगी की यही है कि ज़िंदगी रोज़ नए गम लेकर आती है और रोज़ हम मुस्कुरा के उसको सलाम कर देते हैं। बस। आज है, कल नहीं है, किसने देखा? तो जो आज आपके पास है उसी में मुस्कुरा लो, क्योंकि ज़िंदगी यही है 4 दिन की। थैंक यू, थैंक यू सारिका। आ, तो ये थी हमारे साथ आरजे अर्पना गांधी, जिन्होंने की बहुत सारी मज़ेदार बातें, और हमें उम्मीद है कि आपको ये बातें सुन कर के काफ़ी आनंद आया होगा और आपने काफ़ी कुछ ज़िंदगी में सीखा भी होगा। तो फिर मिलेंगे हम नए एपिसोड में नई शख्सियत के साथ और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।